हाल ही में कतर पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा और इस तनाव के बीच तुर्की और इजरायल एक दूसरे के जैसे आमने सामने हो गए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के यरूशलेम को लेकर दिए गए बयान के बाद मामला गरमाया, जिसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने नाम लेकर उन पर निशाना साधा। इसी बीच इजरायल ने तुर्की के दुश्मन देश साइप्रस में इजरायल के उन्नत बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम की गुप्त रूप से तैनाती कर दी है। इजरायल ने हाल ही में साइप्रस को अपने उन्नत बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति की, जिसे तुर्की ने अपने खिलाफ रणनीतिक कदम माना है। बराक MX इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी IAI द्वारा विकसित विमान, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को 150 किलोमीटर की दूरी तक नष्ट कर सकता है। इसका ALM-2084 रडार 460 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। साइप्रस ने इसे 2021 में ऑर्डर किया था और दिसंबर 2024 और सितंबर 2025 के लिमासोल पोर्ट के रास्ते इसकी खेप गुप्त रूप से पहुंची। हालांकि साइप्रस ने 4 साल पहले इसका ऑर्डर दिया था, लेकिन अहम मुद्दा इसकी डिलीवरी के समय का है। इजराइल ने ये डिलीवरी उस समय दी है जब कतर के साथ मुस्लिम देश भी इजराइल के खिलाफ लामबंद हैं और तुर्की तो सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहा है। इस सिस्टम को पाफोस के एंड्रियास पापांड्रेउ एयरबेस और अन्य स्थानों पर तैनात किया जा रहा है, जो साइप्रस के पुराने रूसी TOR M1 और BUK M1 सिस्टम को बदल देगा। ये तैनाती तुर्की के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि इसकी रेंज तुर्की के दक्षिणी तट यानी 85 किलोमीटर दूर को कवर करता है। कतर पर हमले के बाद इजराइल और तुर्की के बीच तनातनी खासी बढ़ गई है। 16 सितंबर को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कतर हमले पर नेतन्याहू को हिटलर का वैचारिक रिश्तेदार कहा और चेतावनी दी कि उन्हें हिटलर जैसी ही हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीनियों का घर है और हमेशा रहेगा। एर्दोआन ने कहा कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी न बनवा दें, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इजराइल से जारी रहेगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम को लेकर आक्रामक होते हुए उन्होंने एर्दोआन का जवाब दिया और कहा कि ये हमारा शहर है, आपका नहीं। उन्होंने यरूशलेम पर इजराइल की संप्रभुता दोहराई। इससे पहले एर्दोआन ने नेतन्याहू को क्षेत्रीय शांति का सबसे बड़ा बाधक बताया। इजराइल ईरान हमलों को परमाणु वार्ताओं को बाधित करने वाला उन्होंने बयान दिया था। हालांकि जानकार मानते हैं कि तुर्की के नेटो सदस्य होने के कारण इजराइल प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचेगा, लेकिन साइप्रस के माध्यम से अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ा सकता है। तुर्की ने जवाब में मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दिया है और सीरिया में प्रभाव मजबूत कर रहा है। सऊदी अरब और UAE सीरिया इजराइल वार्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन ने इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंधों का आह्वान किया है। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से साइप्रस को इस तनाव के बीच अपने बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति की है, वो तुर्की के लिए चिंताजनक साबित हो सकता है। लेकिन तुर्की शांत नहीं बैठेगा और वो इजराइल के खिलाफ और आक्रामक रुख अपना सकता है। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला करके सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि इस हमले के बाद से ही मुस्लिम देशों में एकजुटता भी होनी शुरू हो गई है। सभी मुस्लिम देश एक सुर में सुर मिलाकर इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। बल्कि इस हमले के बाद कतर में हुई इस्लामी देशों की बैठक के बाद कई मुस्लिम देशों में जिस तरह से करीबी बढ़ी है, उससे यही माना जा रहा है कि मुस्लिम देशों ने इजरायल से बदला लेने के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। खास बात तो यह है कि इस बैठक में नाटो जैसा संगठन बनाने की भी मांग उठी है और जिस तरह से तमाम मुस्लिम देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि मुस्लिम देश इस तरह का कोई संगठन जल्द ही बना सकते हैं। क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ एक रक्षा समझौता किया है, जिसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि एक देश पर हमला होना मतलब दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान तो एक कदम और आगे निकले हैं और उन्होंने इजरायल के पड़ोसी के साथ तुर्की सेना की ड्रिल रखी है। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि तुर्की और मिस्र 13 सालों में पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संबंध लगातार अच्छे हो रहे हैं। इस ड्रिल का नाम फ्रेंडशिप सी रखा गया है।
जो 22 से 26 सितंबर के बीच ईस्ट मेडिटेरियन सी में होगा। वही मंत्रालय ने बताया है कि इसमें तुर्की के युद्धपोत, हाई स्पीड अटैकर शिप, एक पनडुब्बी और F-16 लड़ाकू विमानों के साथ साथ मिस्र की नेवी यूनिट भी शामिल होंगी। आपको बता दें 2013 में मोहम्मद मोरसी के सैन्य तख्तापलट के बाद अब्दुल फताह अल सीसी ने देश की कमान संभाली थी, जिसके बाद तुर्की मिस्र संबंधों में नाटकीय रूप से गिरावट आई। तुर्की ने तख्तापलट की निंदा की और मोरसी के समर्थन में अपनी स्थिति बनाए रखी, जिसके कारण मिस्र ने तुर्की के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था। लेकिन 2013 से पहले, विशेष रूप से 2011 और 13 के बीच दोनों देशों के बीच संबंध काफी अच्छे रहे थे। दोनों देशों ने 2023 में संबंधों को सुधारा और राजदूतों को फिर से नियुक्त किया और तब से तुर्की और मिस्र के नेताओं और अधिकारियों के बीच कई यात्राएं भी हो चुकी हैं। तो ये तुर्की रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों नौसेनाओं के शीर्ष कमांडर 25 सितंबर को इस ड्रिल में हिस्सा लेंगे, जिससे एक दशक से ज्यादा समय से तनावपूर्ण संबंधों के बाद इस अभ्यास के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। दोनों देशों ने गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है और युद्ध के विराम के लिए मिलकर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में इस अभियान को इजराइल से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। दोहा में हुए इस्लामी देशों के समिट में कई देशों ने इजराइल पर सैन्य कार्रवाई करने का भी ऐलान किया था। फिलहाल जिस तरह से इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं इजराइल और नेतन्याहू के लिए एक बड़े खतरे की घंटी भी है। गजा और फिलिस्तीन को लेकर इसराइल और तुर्की के बीच ठन गई है। जी हां, अब बात यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर आ गई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान कतर पर हमले के बाद हुई दोहा समिट से कुछ बदले नजर आ रहे हैं। अब तक फिलिस्तीन समर्थक उन्हें प्रो इसराइल या पीठ पीछे इसराइल का साथ देने वाला मानते थे, लेकिन दोहा में इसराइल को लेकर एर्दोगान ने जो तकरीर की और जिस तरह से इसराइल की दुखती रग को और दबाया है, उसने इसराइल को भी दहला दिया है। जी हां, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीन राज्य की राजधानी न बनवा दें, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इसराइल से जारी रहेगा। हमने 1967 की सरहदों के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता स्थापित की है। जब तक पूर्वी यरूशलेम फलस्तीन की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं हो जाती, हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। हमें ना तो किसी धमकी, न जनसंहार और न ही ऐतिहासिक मामले में कोई विभाजन स्वीकार है। आशा है कि हमारी बैठक के परिणाम इजराइल के खतरे को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का माध्यम बनेंगे और इनका पूरी तरह पालन किया जाएगा।